हाँ जी बच्चों, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सभी बच्चे मेरे साथ जल्दी से तैयार हो जाएंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। ठीक है सर, सभी बच्चे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो आइए बेटे, सर भी तैयार हैं और मेरे साथ साथ पहले तो सभी बच्चे चैप्टर का नाम नोट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटे, मेरे साथ साथ सभी बच्चे बातों को नोट भी करेंगे। समझ में आया कि जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं ना, हमें बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आप सभी बच्चे अपने साथ साथ कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा और जहां पर आपको लगे कि नोट नहीं किया है, वहां वीडियो को पॉज कर लेना, नोटिंग साथ साथ करने की कोशिश करना। ठीक है सर। सर, सबसे पहले तो ये बात आती है कि व्हाट इज रिडेम्पशन। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ पहले लिखना शुरू करेंगे कि आखिरकार रिडेम्पशन क्या होता है। लिखिए, रिडेम्पशन मीन्स पेइंग बैक the amount of preference capital to preference shareholders। ठीक है जी, मैंने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब आपको बता दिया कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है वापिस करना। जो प्रेफरेंस कैपिटल आपने पहले इशू की थी, वो प्रेफरेंस कैपिटल का मनी अब मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापिस करने जा रहा हूं। यस, यहां से मुझे इतनी बात समझ में आ गई दैट इट इज ऑपोजिट ऑफ इशू। इशू में हम शेयर इशू करते हैं और शेयर होल्डर से मनी लेते हैं, और यहां पर हम लोग शेयर होल्डर से शेयर वापस लेते हैं और मनी को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है जी, आइए डायग्रामेटिकली भी हम आपको बता दें कि ये हमारी कंपनी है और ये कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहती है कि आप अपने शेयर्स हमें रिटर्न कर दीजिए और हम आपको उसका मनी रिटर्न कर देंगे। तो सर, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी और हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, आगे लिखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स may be done either at नंबर 1, या तो रिडेम्पशन पार पे होती है या फिर और एट प्रीमियम। नंबर 2, प्रीमियम। इसका मतलब रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होती, क्योंकि अगर कंपनी रिडेम्पशन डिस्काउंट पर करेगी तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कंपनी का शेयर था 100 रुपीस का। नॉर्मली अगर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ना दी हुई हो तो आप 100 मान सकते हो। तो शेयर होल्डर के पास 100 रुपीस का शेयर था और कंपनी कह रही है कि हम इस शेयर को आप हमें दीजिए और हम आपको इसके बदले में या तो 100 रुपीस देंगे या 105, 1010 ऐसे देंगे। मिनिमम 100 देंगे तो इसे बोलेंगे रिडेम्पशन एट पार, और अगर हम उसे एक्स्ट्रा देंगे तो इसे बोलेंगे रिडेम्पशन एट प्रीमियम।
कभी भी रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होगा नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे और फिर कंपनी को मार्केट से कभी पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है सर, यहां तक हमें बात में समझ में आ गई। आगे लिखिए, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले हमारे पास ओल्ड कंपनीज एक्ट में सेक्शन 80 होता था, जो कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को डील करता था। अब हमारे पास रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नए एक्ट में बना है सेक्शन 55। ठीक है, ठीक है सर। सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 says that redemption can be done either, ये पॉइंट नंबर 1 था और ये मैं पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं, तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है आइदर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। अभी ये बात भले आपको समझ में ना आए कि सर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू क्या होता है, तो मैंने कहा आप नोट करते जाइए ना, सारी बातें एक साथ समझ नहीं सकते, धीरे धीरे लिखते भी जाएंगे, धीरे धीरे समझते भी जाएंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक टेक्निकल चैप्टर है, इसीलिए आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी होंगी और नोट करनी होंगी। ठीक है, मैं सारी बातें आपको समय समय पर समझाता रहूंगा। तो redemption of preference shares can be done either out of proceeds of fresh issue। यहां लिखेंगे proceeds does not include premium on fresh issue। पहली बात तो यह समझ लेंगे कि प्रोसीड्स में हम प्रीमियम को शामिल नहीं करेंगे, और दूसरी बात समझ लेंगे कि फ्रेश इशू मींस न्यू इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है सर, हमें बात समझ में नहीं आई तो मैंने अभी बात समझाई भी नहीं, मैंने तो सिर्फ नोट करवाई है। ठीक है सर, नंबर 2, और आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स मीन्स profits which can be divided oblique distributed among the shareholders as dividend। अगर कोई प्रॉफिट लॉ में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एज डिविडेंड, तो हम उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। सर इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? मैंने कहा यस, बिल्कुल दे सकता हूं। इसके एग्जाम्पल हैं जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एटसेट्रा। यानी और भी बहुत सारे रिजर्व हैं जिन्हें हम डिविजिबल प्रॉफिट्स कहते हैं, और डिविजिबल प्रॉफिट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व।
और इसकी फ्री रिजर्व्स की डिटेल्ड लिस्ट आपको बुक के पेज नंबर 4.7 पर मिल जाएगी। अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, और पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू और पार्टली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको 3 बातें लिखवाई हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी डन आइदर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। नंबर 1 प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, नंबर 2 आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, और नंबर 3 दोनों का कॉम्बिनेशन, फ्रेश इशू भी और डिविजिबल प्रॉफिट्स भी। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में नहीं आई। मैंने कहा मैंने आपको समझाई भी नहीं, सिर्फ नोट करवाई है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। चलिए जी, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। प्रीमियम इफ एनी payable on redemption should be written off out of number 1 securities premium और नंबर 2 आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। सर हमने यहां तक की बातें नोट कर ली, और अगर नोट कर ली हैं तो मेरे साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, सभी बच्चे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। हमारी अकाउंटिंग में सारा काम तो जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ही होना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब बच्चे समझ लेंगे मेरी बात कि रिडेम्पशन करने के लिए हमें न्यू शेयर्स भी इशू करने होंगे, और क्वेश्चन में आपको न्यू शेयर इशू करने के बारे में बता रखा होगा। तो पहले मुझे उसकी एंट्री बताएं। ये एंट्री आप सभी मुझे बता सकते हैं। बताओ, जब हम न्यू शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्रीज पास करते हैं? सर एक तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और फिर हम एक और एंट्री पास करते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जल्दी बताइए, 2। सर 2 लिखते हैं शेयर कैपिटल। वेरी गुड। तो ऐसा है, इसी में हम प्रीमियम भी जोड़ दें, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब नए कंपनीज एक्ट में शेयर डिस्काउंट पर इशू होते नहीं है, इसीलिए डिस्काउंट का कोई केस नहीं है, और प्रीमियम को हमने साथ में कंबाइन कर लिया। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। नंबर 1, नंबर 2। अगर आपने डिविजिबल प्रॉफिट को यूज किया है, इफ डिविजिबल प्रॉफिट्स आर यूज्ड फॉर रिडेम्पशन, अगर डिविजिबल प्रॉफिट्स को इस्तेमाल किया गया है रिडेम्पशन में, तो बेटे फिर हम लोग एंट्री पास करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल, चलो पूरा लिख देता हूं, 2 कैपिटल
रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अच्छा, आपने ना डिविजिबल प्रॉफिट्स का नाम लिखना है। मैंने आपको बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट्स या तो जनरल रिजर्व होते हैं या P&L होते हैं, या मैंने आपको बताया था डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जैसे और भी कई रिजर्व हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स का नाम स्पेसिफिकली दिया हुआ हो तो फिर डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट लिखने की बजाय स्पेसिफिक रिजर्व का नाम लिखना। ठीक है, आगे यहां पर एक नोट लिख सकते हैं। नोट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक तरीके का रिजर्व होता है। ठीक है, और हम यहां लिख लेंगे वी कैन नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। यानी डिविजिबल प्रॉफिट्स को डेबिट करना, लेकिन याद रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम कोई डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए वो यहां पर नहीं आएगा। ठीक है सर, हम सारी बातें आपको समझाएंगे, अभी तो लिखवा रहे हैं ना, तो लिखते हुए लिखते भी जाओ और सुनते भी जाओ, शायद आगे जाके फिर कनेक्ट हो जाएंगी बातें। ठीक है सर। नंबर थ्री, अगर आप रिडेम्पशन करना चाहते हो तो पहले रिडेम्पशन को ड्यू किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कि शेयर इशू किए थे तो 2 एंट्री थी, ऐसे रिडेम्पशन करोगे तो 2 एंट्रीज होंगी। पहली होती है रिडेम्पशन को ड्यू करने की, ये एंट्री होती है परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption account debit to preference shareholders account। बेटे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तभी डेबिट करना है इफ रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम। ठीक है, और हमारे पास जितने भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे के सारे हमारे पास किस पे आएंगे? प्रीमियम पर ही आएंगे। ठीक है सर। नंबर 4, टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये मैंने आपको सबसे लास्ट में जो पॉइंट लिखवाया था ना प्रीमियम वाला, ये उसकी एंट्री में लिखने जा रहा हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट और डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट डालेंगे, उसके बाद में हम इन सब में अमाउंट डालेंगे। बाकी अमाउंट अभी है नहीं तो दिमाग लगाना नहीं है कि मैंने क्या बात कही है। और फिर लास्ट में हम लोग एंट्री पास करेंगे पेमेंट की, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो शॉर्ट फॉर्म में पेमेंट को पीएमटी लिख दिया, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये ना हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसएचएस, मतलब शेयर होल्डर्स। एग्जाम में आप पूरा लिखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर क्या हमें सिर्फ यही 5 एंट्रीज पास करनी होती है? नहीं बेटे, क्वेश्चन में और भी एंट्रीज पास हो सकती हैं, और वो एंट्री सारी की सारी हम लोग उसी समय डिस्कस करेंगे। मैंने तो सिर्फ इतनी चीजें आपको लिखवाई हैं जिससे मैं आपके साथ मेन कंसेप्ट को डिस्कस कर सकूं। बताइए जी, यहां तक आपने नोट कर लिया? यस सर, हमने यहां तक नोट कर लिया।
आइए जी, अगर यहां तक आपने नोट कर लिया तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूं कि रिडेम्पशन को कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, हम आपको सारी बातें समझाएंगे भी। चलिए जी, आइए जी, रिडेम्पशन जो होती है वो या तो पार पर होती है या प्रीमियम पर होती है, इसलिए मैं पहले सरल बात करूंगा। पहले मैं आपके साथ पार की बात करूंगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। सर सेक्शन 55 में कुछ बातें लिखी थी जो समझ में नहीं आई थी, मैंने कहा आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 55 कहता है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी डन आइदर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स और पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू एंड पार्टली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। तीसरा पॉइंट प्रीमियम का है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, आइए जी, और मेरे साथ साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए हम इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं और फिर एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सीधा हम बुक के क्वेश्चन पर नहीं जाते, हमने लिखा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अ कंपनी हैज 10% प्रेफरेंस कैपिटल of rupee 5 lakh. It has divisible profits of rupees 3 lakh. Preference capital is due for redemption. Give journal entries if preference shares are redeemed at number 1 par एंड फिर दोबारा डिस्कस करेंगे एट प्रीमियम। ठीक है, साथ में एक बार और लिख लेते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन कंपनी इश्यूज न्यू कैपिटल of rupee 3,50,000 at premium of 10%। अच्छा सर, ये तो आपने बताया नहीं कि रिडेम्पशन पर जो प्रीमियम है वो कितना है, वो भी लिख लीजिए एट 10%। ठीक है, इसका मतलब कंपनी के पास पहले से 5 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल है और कंपनी के पास 3 लाख रुपए के डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं। कंपनी ने अपनी प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करनी है। मैं आपके साथ दो केस में चर्चा करूंगा, अगर रिडेम्पशन पार पे हो और अगर रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पर हो। इन दोनों ही केस में आपको यह बात दी गई है कि कंपनी न्यू कैपिटल भी इशू करेगी ऑफ 3,50,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे अब इसको समझना भी शुरू करेंगे। नंबर 1, केस 1, इसे लिखूंगा रिडेम्पशन एट पार। जब भी आप रिडेम्पशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहला काम आप यही करना कि पहले इशू की एंट्री बनाना। जल्दी बताइए, आपने कितनी कैपिटल इशू की? 3.5 लाख रुपए की कैपिटल इशू की है एट 10% प्रीमियम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे इसकी एंट्री तो बताएंगे फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
बताइए जी सर, 3,50,000 की कैपिटल और 10% इसका प्रीमियम, ये हुआ 35,000। हाँ, कैलकुलेशन बेटे आपको फास्ट करनी होगी, नहीं तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा। इसका मतलब कंपनी को कितना मनी मिला? 3,85,000। 3,85,000। ठीक है, सेकंड एंट्री बताइए। सर सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर ये होगा 3,85,000 और ये होगा 3,50,000 और ये होगा 35,000। नंबर 2, अब बेटे ये दोनों एंट्रीज मैंने बनाई, इसका मतलब ये दोनों एंट्रीज मैंने रिडेम्पशन के लिए बनाई हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू कर रहा हूं? यस। अगर रिडेम्पशन करते हुए आपने फ्रेश इशू किया है तो यह कहलाता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, यानी कि रिडेम्पशन अगर मैं प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से करना चाहता हूं तो मैंने पहले इशू की एंट्री बना दी। अब लॉ यह जानना चाहता है कि प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू का मतलब क्या है। हमने कहा इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, लिखिए जी, मुझे बताइए व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल टू बी रिडीम्ड। जो प्रेफरेंस कैपिटल आप रिडीम करना चाहते हैं, मुझे उसकी फेस वैल्यू बताइए। सर जो प्रेफरेंस कैपिटल हम रिडीम करना चाहते हैं उसकी फेस वैल्यू थी 5 लाख रुपए। अब लॉ कहता है इस 5 लाख में से फ्रेश इशू आपने कितना किया, तो ये माइनस करो, माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। और मैंने आपको यह नोट लिखवाया था कि प्रोसीड्स के अंदर प्रीमियम शामिल नहीं होगा। तो सर प्रोसीड्स में अगर प्रीमियम शामिल नहीं होगा तो फिर प्रोसीड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है फेस वैल्यू, इग्नोर प्रीमियम। सर फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो थी 3,50,000 रुपए, प्रीमियम को हटा दो, तो प्रीमियम तो इसमें हटा हुआ ही है, तो ये हो गया 3,50,000। अब देखिए सेक्शन 55 क्या कहता है। सेक्शन 55 कहता है कि आपने तो प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम की 5 लाख की, और नई कैपिटल आपने इशू की 3.5 लाख की, तो 3.5 लाख की रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू मानी जाएगी। जो बाकी 1,50,000 रुपए बच गए, अब आपको इसके लिए डिविजिबल प्रॉफिट्स का यूज करना होगा। इसका मतलब अगर फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल जो आप रिडीम कर रहे हैं उससे कम रह गई, तो जितना कम रह जाएगी उतना डिविजिबल प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। और इसी काम की हम एक एंट्री डालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। 1,50,000 और 1,50,000। ठीक है, ठीक है। अगर बेटे मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि सेक्शन 55 कहता क्या है। सेक्शन 55 कहता है कि देखो
जब आप अपनी प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम करते हो तो आपकी कैपिटल कम हो जाती है। रिडेम्पशन का मतलब ही है कैपिटल को रिटर्न करना, और अगर आप कैपिटल को रिटर्न करेंगे तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो लॉ चाहता नहीं है कि आपकी कैपिटल कम हो। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैपिटल का कम होना एक अच्छी बात नहीं होती। तो लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है और लॉ बहुत साफ साफ कहता है कि देखो, एक कंपनी की कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस, जहां पर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो नॉर्मली एक कंपनी की कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। सर अगर हम रिडेम्पशन करेंगे तो कैपिटल तो कम होना स्वाभाविक है। तो लॉ कह रहे हैं एक तरफ आप अगर कैपिटल रिडीम कर रहे हो तो दूसरी तरफ आप अपनी कैपिटल को इश्यू कर लो। इससे क्या होगा, अगर आपकी कैपिटल कम हुई है रिडेम्पशन की वजह से, तो इश्यू की वजह से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इससे आपकी बैलेंस शीट में प्रभाव नलीफाई हो जाएगा। इसीलिए लॉ ने कहा कि आप शेयर इशू करो। तो हमने शेयर इशू किया 3.5 लाख का, जबकि हमारी रिडेम्पशन जो होनी है वो 5 लाख की होनी है। तो लॉ कहता है ये देखो, ये तो गड़बड़ हो गई कि कैपिटल कम करना चाहते हो 5 लाख, इशू किया कितना 3.5 लाख। तो जितना कम इशू किया उतना अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दो सीआरआर में। और यहां पर लॉ कहता है एज पर कंपनीज एक्ट या एज पर कंपनीज लॉ, CRR is for all purposes treated as capital of the company। यानी भले इसका नाम आपको दिखाई पड़ता हो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR, लेकिन लॉ कहते हैं कि हमारी नजरों में यह कंपनी की कैपिटल होती है। ठीक है, आइए जी, खैर ये सारा का सारा मेरा वर्किंग नोट था। एंट्री तो मेरी सिर्फ ये थी। ठीक है सर, एंट्री नंबर डी। अब रिडेम्पशन की एंट्री बनाइए। तो रिडेम्पशन की एंट्री क्या होगी, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्योंकि हमारा केस रिडेम्पशन एट पार का है तो ये 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए, और फिर पेमेंट की एंट्री पास कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस। लीजिए, हमने पहला केस सॉल्व कर दिया। और पहले केस में समझने की बात क्या थी वो सभी बच्चे मेरे साथ साथ समझेंगे कि हमने प्रेफरेंस कैपिटल रिटर्न की 5 लाख रुपए की। मैंने माइनस का साइन आपको समझाने के लिए लगाया कि देखिए, प्रेफरेंस कैपिटल रिटर्न करने की वजह से कंपनी की कैपिटल 5 लाख रुपए कम हुई। अब देखिए, लॉ चाहता है कि कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, तो लॉ ने 2 कंडीशन रख दी कि या तो फ्रेश इश्यू करो या डिविजिबल प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करो। तो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन ने बताया कि मैंने फ्रेश इश्यू किया। अब फ्रेश इश्यू भले 3,85,000 का था, लेकिन उसमें जो कैपिटल का पार्ट बढ़ रहा था वो कितना बढ़ रहा था, सिर्फ 3,50,000। तो कंपनी ने कहा, लॉ ने कहा कि बाकी जो पार्ट बच गया उसके लिए क्या यूटिलाइज करो, डिविजिबल प्रॉफिट्स। और डिविजिबल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दो कहां पर, CRR में। तो बेटे, लॉ ने कहा मेरी नजरों में CRR तो कैपिटल ही है, इसीलिए लॉ ने आपसे एक कंडीशन लगवा दी कि आपने 1.5 लाख रुपए की CRR बनानी है, क्योंकि आपके प्रोसीड्स प्रेफरेंस कैपिटल जो रिडीम हो रहे हैं उससे कम है। यह बात केवल लॉ ने समझानी थी
लेकिन लॉ ने इसे इस तरीके से नहीं लिखा कि आपको कैपिटल सेम रखनी है। लॉ ने इसे अपनी भाषा में लिखा। लॉ ने लिखा कि अगर प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करनी है तो या तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू होंगे या फिर डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे। और डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब है सीआरआर बनेगा, और सीआरआर का मतलब है कि ये कैपिटल होती है। तो इन दोनों बातों से हम जो अकाउंटिंग के लोग हैं वो ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये रिजल्ट निकालते हैं कि लॉ चाहती है कि कैपिटल इंटैक्ट रहे। ठीक है, ठीक है सर, ये बात भी हमने थोड़ी थोड़ी सी बात समझ ली और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारे पास केस नंबर 2 भी था, इसमें हमें प्रीमियम के बारे में भी आपको बात समझानी है। आइए जी, केस नंबर 2, रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम। अब बेटे सभी बच्चे मेरे साथ साथ सबसे पहले तो इशू की एंट्री लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा हम पहले इशू की एंट्री लिखेंगे। बताइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे बताएंगे पहले इशू की एंट्री। तो इशू की एंट्री वही रहेगी। अब हम थोड़ा तेजी से लिख सकते हैं क्योंकि आप सारी एंट्रीज आप जानते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,85,000। और अब ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई 3,85,000 कैसे आया। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,85,000 और 3,50,000 और 35,000। नंबर सी, अब आपको अपने माइंड में एक कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन ये कि सर हमने 5 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करनी है और नई कैपिटल कितनी इश्यू हुई है 3,50,000। तो कितना कम है 1,50,000। तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है सीआरआर में। ये बात आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा बेटे, यही बात तो आपको सीखनी है। तो मैं अगली एंट्री पास करूंगा बिल्कुल वैसे ही, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अभी मैं वर्किंग नोट को यहीं बना देता हूं। बाद में वर्किंग नोट को हमेशा आपको पता है कि जर्नल के बाहर अलग से बनाना होता है। तो वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। बताइए जी, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम्ड 5 लाख रुपए माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू 3,50,000। प्रोसीड्स में प्रीमियम को शामिल करते नहीं, डिस्काउंट होता नहीं है। तो बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू सीआरआर 1,50। ये आया 1,50, ये आया 1,50। ठीक है सर, एंट्री नंबर डी। हां, हां जी बेटे, अब रिडेम्पशन की एंट्री बताइए क्या होगी। परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 5,50,000। अब बताएं बच्चों के कौन सी एंट्री रह गई? बताइए कौन सी एंट्री रह गई? कुछ बच्चों ने तो सोचा कि छोड़ो आंसर क्या देना, सर खुद बता देंगे। कुछ बच्चों ने पीछे पन्ना पलटना शुरू कर दिया और बताया कि सर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एंट्री रह गई। बिल्कुल ठीक, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एंट्री अभी रहती है, लेकिन मैं अभी पेमेंट की एंट्री नहीं बना सकता। इसी बात के लिए तो बेटे ये वाला केस 2 लिया था। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि अभी तक मैंने प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं किया। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 3 लिखवाया था कि अगर प्रीमियम भी है रिडेम्पशन पर तो पहले इसे राइट ऑफ कराना होगा। और इस पॉइंट के लिए मैंने एक एंट्री आपको लिखवाई थी, वो एंट्री मैंने आपको ये लिखवाई थी। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये वाली एंट्री पास करनी है, और ये वाली एंट्रीज होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में हो तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ना हो तो डिविजिबल प्रॉफिट्स, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट कितना है। अब आप समझना मेरे साथ साथ बेटे, इस एंट्री में बच्चा गलती कर सकता है। क्यों गलती कर सकता है? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 35,000 और मेरे पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 50,000। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ साथ बात को समझेंगे। मैंने लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट और एक लाइन छोड़ दी और फिर लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सबसे पहले राइट ऑफ करने का मतलब होता है खत्म करना। अगर पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट हुआ था तो इसे खत्म करने के लिए अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट किया जाएगा। तो मुझे खत्म किसे करना है? 50 को। इसीलिए सबसे पहले ये 50,000 का अमाउंट यहां लिखा जाएगा। बात समझ में आई? सर क्वेश्चन में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 35 है, 35 हो चाहे 85 हो, पहले प्रीमियम और रिडेम्पशन का अमाउंट यहां लिखोगे नंबर 1। इसे खत्म करना है। कहां से खत्म करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म करना है। तो अब बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है सिर्फ 35। तो भाई 35 से तो 50 खत्म हो नहीं सकता, इसीलिए 35 पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लो। 50 खत्म करने के लिए 35 इस्तेमाल हो चुका है, अब मुझे कहीं और ढूंढना होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले यहां लिखना फिर यहां लिखना। अब मुझे ढूंढना होगा। अब बताओ क्या ढूंढूं क्वेश्चन में? सर ढूंढो कैपिटल रिजर्व। तो क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व तो है नहीं। सर अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो फिर डिविजिबल प्रॉफिट्स को ढूंढो। हां, डिविजिबल प्रॉफिट्स मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं। कैसे बचे हुए हैं चेक कीजिए। हमने आपसे कहा था कि आपके पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट्स हमने दिए थे आपको 3 लाख रुपीस का बैलेंस। डिविजिबल प्रॉफिट का बैलेंस था 3 लाख, और केस नंबर 2 बनाते हुए आपने सीआरआर बनाया 1,50,000। इसका मतलब अभी भी आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट्स में बैलेंस बचा हुआ है 1,50,000, और उसको निकालिए बाहर और उसमें से यूटिलाइज कीजिए 15,000। यहां लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट 15,000। ये 15,000 मेरी बैलेंसिंग फिगर आई। 50 राइट ऑफ करने के लिए 35 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो रिमेनिंग हमने 15,000 का डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करके इसको कंप्लीट किया। और अब क्योंकि मेरा प्रीमियम राइट ऑफ हो चुका है तो अब मैं अपनी लास्ट एंट्री डालूंगा, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अमाउंट हो जाएगा मेरा 5,50,000, 5,50,000। मैं आपको बता दूं बेटे कि आपको केवल मैं इन दो एंट्रीज पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर। मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अभी बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आई होंगी, इसलिए हम कुछ और क्वेश्चंस करा करके बच्चों को बात समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। आइए जी, हम हर क्वेश्चन के अंदर ये दो बातें आपके साथ किया करेंगे और साथ में कुछ और नई बातें भी ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है सर, हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? तो बेटे मैंने सिलेक्ट किया है आपको करवाने के लिए बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर है 4.21। ये जो बुक के ऊपर काले काली बोल्ड कलर की हेडिंग्स लिखी हुई होती हैं, आप इनको अभी इग्नोर कर दीजिएगा, कुछ समय के बाद आप समझ जाएंगे। बुक तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हेडिंग बनाने की कोशिश करता है। मुझे बताइए, क्या सभी बच्चे मेरे साथ साथ तैयार हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ सकते हैं? ठीक है सर। PQR लिमिटेड हैड 10,000 15% preference shares of ₹100 each, redeemable at 10% premium on 31st of March। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन ने कह दिया कि हम प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। मैंने कहा हर एक क्वेश्चन प्रीमियम पर ही होगा, क्योंकि पार में तो कुछ होता ही नहीं है, एग्जामिनर प्रीमियम का ही सवाल पूछता है। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर 7 लाख एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब जनरल रिजर्व के डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम पर साफ साफ लिखा है कि जनरल रिजर्व है 7 लाख रुपए का और सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास 10,000 रुपए का। इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडेम्पशन, द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स एट 3,50,000, बुक वैल्यू 5 लाख। कंपनी ने अपनी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख रुपए में बेच दी, पैसे चाहिए थे। issued 12% debentures of 2 lakh at par and issued 50,000 12% preference shares of 10 each at 10% premium। उसके बाद लिखा है द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम एज पर द कंडीशन लेड डाउन इन सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आइए जी, सबसे पहले तो बेटे जो जो बातें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, सबसे पहले उनकी एंट्रीज बनानी चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है इन्वेस्टमेंट बेची जा रही है, तो उसकी एंट्री बनाइए। डिबेंचर इशू किया है, उसकी एंट्री बनाइए। और नए शेयर इशू किए हैं, उसकी एंट्री बनाइए। पहले ये 3 काम सभी बच्चे करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 4.21। इलस्ट्रेशन नंबर 7, JR मोंगा, पेज नंबर 4.21। जर्नल एंट्रीज नंबर 1। सर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 3,50,000 रुपए में सेल की गई, एंट्री बताइए। बताओ, पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं सर, हम बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो जल्दी से एंट्री लिखो। एंट्री नंबर 1, कितना पैसा मिला? बैंक अकाउंट डेबिट। सर पैसा मिला 3,50,000। एक लाइन छोड़कर इन्वेस्टमेंट कितने की सेल हुई?
5 लाख। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट गई 3,50,000 रुपए में, तो बाकी 1,50,000 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान को हम पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पी एंड एल मेंशन्ड नहीं है, तो फिर मैं इसे जनरल रिजर्व के अंदर डेबिट कर दूंगा। मैंने आपको बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट्स में जनरल रिजर्व भी होता है और पी एंड एल भी होता है, तो दोनों एक ही जैसे भाई भाई हैं। पी एंड एल क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसीलिए मैं लॉस को पी एंड एल अकाउंट में डेबिट करने की बजाय जनरल रिजर्व अकाउंट में डेबिट कर देता हूं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हाँ, ये पहली एंट्री का रिडेम्पशन से कोई मतलब नहीं था। हाँ, लेकिन आपकी अकाउंटिंग से मतलब था कि आपको एंट्रीज बनानी आती हैं या नहीं आती। ठीक है सर, हमने पहली एंट्री बना दी। दूसरी बात में लिखा गया था कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं 12% डिबेंचर 2 लाख के, वो भी एट पार। तो दूसरी एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिखो या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखो, एक ही बात है। तो हम सर समय बचाते हुए डिबेंचर एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 3, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो बेटे, ये डिबेंचर्स तो पार पर थे, अगर प्रीमियम पर होते तो फिर यहां पर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड हो जाता। ठीक है सर। नंबर 4, इसके बाद हमने फ्रेश इशू भी किया था 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो मेरी अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स, और शेयर तो 10 रुपए का है, लेकिन 10% प्रीमियम मतलब 1 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया गया है, तो ये हो गया 11 रुपए। तो ये हो गया 5,50,000, 5,50,000। नेक्स्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 5,50,000, 5,00,000 और 50,000। ठीक है। अब सर हमारे पास फ्रेश इशू तो था, जानते हो डिबेंचर फ्रेश इशू में काउंट नहीं होता, तो हमारे पास फ्रेश इशू के नाम पर ये था। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरा फ्रेश इशू रिडेम्पशन से कम का था या ज्यादा का था। आइए जी, हम प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करने जा रहे हैं 10 लाख रुपए की। ठीक है, और हमने इशू कितना किया है, सिर्फ 5 लाख। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स तो यूटिलाइज होंगे ही होंगे ना। आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे सबसे नीचे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम्ड। हम 10,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने जा रहे हैं ऑफ 100 ईच। प्रीमियम की बात मत करना, सिर्फ फेस वैल्यू लेना। ये हो गया सर अमाउंट 10 लाख। इसमें से माइनस करेंगे प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू।
फ्रेश इशू में डिबेंचर काउंट नहीं होता, इसीलिए सिर्फ प्रेफरेंस वाले ही लेना, और प्रोसीड्स में प्रीमियम काउंट नहीं होता, इसलिए सिर्फ फेस वैल्यू लेना। तो ये हुआ 5 लाख। तो इसका मतलब आपको डिविजिबल प्रॉफिट्स यानी जनरल रिजर्व को यूज करना होगा फॉर सीआरआर 5 लाख। ठीक है, इसका मतलब 10 लाख की रिडेम्पशन हो रही है प्रेफरेंस कैपिटल की, 5 लाख की तो फ्रेश इशू से हो रही है, और बाकी 5 लाख की डिविजिबल प्रॉफिट से हो रही है। और इस डिविजिबल प्रॉफिट्स को आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। और अब क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट्स का नाम मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए अब आपको यहां पर पूरा अमाउंट लिखना पड़ेगा अकाउंट के नाम के साथ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब सर ये बताओ कि यहां पर जनरल रिजर्व का अमाउंट लिखूं या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का अमाउंट लिखूं? यहां पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का अमाउंट लिखना है 5 लाख रुपए। अब सर क्या मेरे पास जनरल रिजर्व में 5 लाख हैं? बिल्कुल हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 7 लाख का बैलेंस है और 1,50,000 का नुकसान हुआ था, तो यानी ये एंट्री बनाते समय मेरे पास जनरल रिजर्व में बैलेंस है 5,50,000 और मुझे ट्रांसफर करना है 5 लाख। तो ये एंट्री पूरी की पूरी पॉसिबल है। चलिए ठीक है सर, ये एंट्री हमारी पास हो गई। अब हम एंट्री नंबर 7 पास कर लेते हैं। एंट्री नंबर 7 हो जाएगी 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 1 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 11 लाख। अब बताइए कौन सी एंट्री बच गई? हां, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले अभी मुझे इसको राइट ऑफ करना बाकी है, तो पहले इसको राइट ऑफ करूंगा फिर पेमेंट करूंगा। आइए जी, मुझे बताइए राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? अब मैं आपको याद करा दूं, मुझे राइट ऑफ कितना करना है पहले तो ये देखना है। 1 लाख रुपया राइट ऑफ करना है। अब यहां पर आप चेक कीजिए, आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस था? 10,000। और आपके पास इशू से कितना प्रीमियम आया? 50,000। तो क्या आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम में? नहीं। 10,000 पहले था, 50 ये है, तो 60,000 ही तो हुआ। राइट ऑफ करना है 1 लाख। तो बताओ बाकी का जनरल रिजर्व से यूज करोगे? हां, तो यानी पहले से ही मुझे अब एंट्री को मन में कैलकुलेट कर लेना है कि मेरी राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होने वाली है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब बच्चा इस एंट्री में मिस्टेक ना करे, इसके लिए हम सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का बैलेंस चेक करते हैं। ये 1 लाख राइट ऑफ करना है। अब बताइए सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है? क्या 1 लाख रुपए से ज्यादा है? नहीं सर, इसमें तो सिर्फ 60,000 रुपीज ही है। तो रिमेनिंग 40,000 रुपीज आपको जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर करना है। अब मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं, तो अब मुझे पेमेंट करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज। अब बेटे ऐसा है, पहली क्लास है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वैसे ही टेक्निकल है, तो हम यहां पर आपको रेस्ट देना चाहते हैं ताकि आप नेक्स्ट क्लास में इन सब बातों को रिवाइज करके आए।
जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं बेटे, वो क्वेश्चन आप करके आएंगे। हाँ जी, रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। अच्छा, आप अपने पास होमवर्क में क्या लिखेंगे? एक तो जो हमने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज करना है। और सर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? आप और क्या पढ़ सकते हैं? आपके पास अभी पढ़ने को कुछ नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको रीडिंग के लिए देंगे। ये सब रिवाइज करने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवाऊंगा, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी करवाऊंगा। तो मैं आपको ज्यादा होमवर्क नहीं, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 6 होमवर्क में दूंगा कि आप इसको सब कुछ रिवाइज करने के बाद इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो आज इतना ही। बस जाते जाते मुझे एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना है, 2 मिनट लगेंगे। आपने जो सीखा, आपने ये सीखा कि सर प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन जो होती है वो या तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से होती है या फिर वो डिविजिबल प्रॉफिट से होती है। अब इसी बात पर छोटा सा एग्जांपल मेरे साथ पढ़ें। अंशु लिमिटेड रिडीम्स 5 लाख 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर दिस पर्पस इट इश्यूज 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट पार। तो बेटे 5 लाख की अगर आपने रिडेम्पशन की तो 3 लाख का फ्रेश इशू किया। तब बताइए आपको सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? 2 लाख। कितना सिंपल है। अब बताइए, ये आपको हर क्वेश्चन में चेक करना है। इसकी एंट्री बताइए क्या होगी? डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बिल्कुल ठीक। चलिए इसे बोलेंगे रिडेम्पशन पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एंड पार्टली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। यानी 5 लाख की रिडेम्पशन 3 लाख की फ्रेश इशू से हुई और 2 लाख की डिविजिबल प्रॉफिट से हुई। जितना रिडेम्पशन फ्रेश इशू से होता है उसकी तो फ्रेश इशू की एंट्री बना देते हैं। जितना रिडेम्पशन का पार्ट डिविजिबल प्रॉफिट से होता है उसकी हम एक एंट्री पास कर देते हैं अलग से, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। और अगर डिविजिबल प्रॉफिट्स का नाम दे रखा हो तो डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम लोग नाम से लिखते हैं। और एक पेज नंबर 4.7 को रीड कर लेना, क्या डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं और क्या नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं। चलिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।